हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। ऋतिक का फार्म हाउस। इधर ऋतिक के फार्म हाउस में प्रकृति को आलिया के बारे में बताया गया था, जिस कारण प्रकृति बहुत ज़्यादा परेशान थी और बार बार उसका बीपी लो हो रहा था। अभी प्रकृति वॉशरूम में थी जब वो दरवाजे को पकड़े हुए बाहर आने लगी और अचानक उसका सिर घूम गया और वो जैसे ही गिरने लगी। ऋतिक उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़ते हुए प्रकृति ऋतिक की आवाज़ सुनकर थोड़ी नॉर्मल हो उसकी तरफ देखते हुए, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति को अपने गोद में उठाकर बिस्तर के पास ला उसे बिस्तर पर बैठाते हुए, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। ये सुनकर प्रकृति ऋतिक की सफ़ेद तरफ देखते हुए बोली, मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच में और तुम कहते हो कि मैं परेशान भी ना हूँ। प्रकृति के बात पर ऋतिक अपनी आंखें रोल करते हुए, तुम्हें परेशान होने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में तुम्हारा ज़्यादा स्ट्रेस लेना सही नहीं है। डॉक्टर ने भी वही कहा था। ऋतिक के डांट को सुनकर प्रकृति उसकी तरफ देखते हुए नम आवाज़ में बोली, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति से कुछ कहता उससे पहले वहाँ पर सिल्वन आकर ऋतिक से बोला, बॉस नीचे झा फैमिली आई है। यह सुनकर ऋतिक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वहीं प्रकृति खुश हो गई और सिल्वन से बोली, तो उन्हें जल्दी से बैठाओ, मैं नीचे आ रही हूँ। जिसे सुनकर सिल्वन अपने सिर हिलाते हुए, वो लोग ऑलरेडी आकर बैठ चुके हैं, मैं बस आप लोगों को बताने आया था। जिस पर प्रकृति अपना सिर हिला देती है तो सिल्वन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए, मेरे घर वाले आए हैं। ऋतिक प्रकृति की बात सुनकर बड़ी रूड आवाज़ में बोला, तो क्या करूँ, नाचूं? ऋतिक के जवाब पर प्रकृति थोड़ी सी उदास होते हुए, उन लोगों के बारे में सुनते हैं तुम्हें तुम्हें हो क्या जाता है। ऋतिक प्रकृति के सवाल पर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए, तुम उनके साथ नहीं बैठोगी, उनसे दूर रहना तुम। प्रकृति ऋतिक के बाद हैरानी से उसकी तरफ देखकर, दिमाग खराब है तुम्हारा, घर वाले हैं मेरे। ऋतिक प्रकृति के बात पर से घूरते हुए, तुम्हारे लिए जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, वो सभी सिर्फ नाम के तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जिसे सुनकर प्रकृति अपना सिर झुकाते हुए धीरे से, तुम इतनी जहरीली बातें कैसे कर लेते हो। प्रकृति की आवाज़ में उदासी को महसूस करते हुए ऋतिक गहरी सांस भर कर बोला, चलो नीचे चलते हैं और जो कहा याद रखना। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसे कमर से होल्ड करते हुए कहता है, मुझे कसकर पकड़े रहो। प्रकृति ऋतिक की बात पर अपना सिर हिला देती है और उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है तो ऋतिक उसे लेकर कमरे से बाहर आ जाता है। ऋतिक प्रकृति को पकड़े जब सीढ़ियों के पास आता है तो उसकी नज़र पूरी झा फैमिली पर चली जाती है, जहाँ भास्कर, उसकी वाइफ एना और उसका बेटा भविष्य राजवीर और प्रकृति के फादर अभिलाष जी बैठे हुए थे। अभिलाष जी को देखकर ऋतिक का चेहरा शक्ल हो जाता है, जिसे देखकर प्रकृति उसके हाथ को थोड़ा कसकर पकड़ती है तो ऋतिक उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, जिस पर प्रकृति धीरे से ऋतिक की तरफ देखते हुए, कुछ देर के लिए आए हैं, प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना, और मेरी प्रेगनेंसी के बाद वो लोग पहली बार आए हैं। जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर हिला देते हैं और प्रकृति को लेकर नीचे आ जाता है। आलिया ऑलरेडी वहाँ पर जाकर बैठी हुई थी और रणवीर को साथ में बैठी बातें कर रही थी। जब अभिलाष जी की नज़र प्रकृति पर गई, वो सोफे से खड़े हो गए। प्रकृति के पास आकर उसके सर को सहलाते हुए, कैसी हो तुम। प्रकृति अभिलाष जी की बात सुन के गले लगाते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो। अभिलाष जी प्रकृति के पीठ को थपथपा कर बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम अपना ख्याल रखो। भास्कर अभिलाष जी की बात सुनकर बोला, पापा आप प्रकृति को ये क्यों नहीं बताती कि हम यहाँ पर उसकी गोद भराई करने आए हैं। जिसे सुनकर प्रकृति हैरानी से भास्कर की तरफ देखते हुए बोले, क्या सच में भाई। भास्कर प्रकृति के बात में अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ हम यहाँ पर तुम्हारी गोद भराई करने आए हैं। ये सुनकर प्रकृति खुश होते अपनी भाभी की तरफ देखते हुए बोले, हेलो भाभी। इना प्रकृति के बात में अपना सिर हिलाते हुए बोली, हेलो कैसी हो तुम। प्रकृति एना के बाद अपना सिर हिलाते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भविष्य की तरफ देखते हुए बोले, हेलो भविष्य। भविष्य प्रकृति के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, हेलो बुआ, मैं हिंदी सीख गया। जिसे सुनकर प्रकृति मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इस बार तुम स्कूल जाओगे राइट। भास्कर प्रकृति के बाद अपना सर हिलाते हुए, हाँ इस बार से हम उसे यहीं मुंबई में एडमिशन दिलाने वाले हैं, क्योंकि मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। भास्कर की बात सुनकर ऋतिक धीरे से वहाँ से खड़े सेल्वन की तरफ देखते हुए बोला, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, दलाली का। सेल्वन की ऋतिक की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वहीं प्रकृति भास्कर को कंग्रेचुलेट करते हुए बोली, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। भास्कर प्रकृति की बात से अपना सिर हिला, वहाँ पर चुपचाप खड़े ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम क्यों हम लोगों से भाग रहे हो। ऋतिक भास्कर के सवाल पर एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद बोला,
डॉक्टर ने कहा कि मुझे ज़रा लोगों से दूर रहना है क्योंकि उनके संपर्क में आते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। रीति के बाद भास्कर से घूरने लगा। जब वहाँ पर विक्रम और आरू के साथ आ गए। जब आरू की नज़र झा फैमिली पर गई, उसके चेहरे पर कोई खुशी वाले भाव बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अभिलाष जी के पाँव छूते हुए बोली, नमस्ते बड़े पापा। जिस पर अभिलाष जी आरू के सर को सहलाते हुए, खुश रहो। फिर विक्रम की गोद से लेते हुए आरू की तरफ इशारा करते हुए, ये तुम्हारा बेटा है? जिसके जवाब में आरू अपना सिर हिलाते हुए, जी हाँ, हमारा बेटा है आरव। इतना कहने के बाद आरू अलिया के पास आकर बोले, अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाओ और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिसे सुनकर आलिया अपना सर हिलाते हुए बोली, डोंट वरी यार, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली मैं। ये सुनकर अभिलाष जी आलिया की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा इलाज हम चेन्नई में करवाएंगे। ऋतिक अभिलाष जी की बात सुनकर उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद उन्हें इग्नोर कर देता है, जिसे देखते हुए प्रकृति अभिलाष जी से बोले, लेकिन पापा, मुंबई में भी काफ़ी अच्छे कैंसर हॉस्पिटल है और इनका इलाज तो ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है, तो इस तरीके से किसी और अस्पताल में शिफ्ट करना सही नहीं होगा। भास्कर प्रकृति का साथ देते हुए अभिलाष जी से बोला, प्रकृति बिल्कुल सही कह रही है पापा, आलिया के इलाज हम यहीं करवा देते हैं। जिस पर कोई कुछ कहता उससे पहले एंट्रेंस से कदमों की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर सब लोगों की नज़रें उस तरफ घूम गई। ऋतिक अपनी नज़रें घुमाकर एंट्रेंस की तरफ देखने लगा। जब उसकी आंखें कठोर हो गई, वहाँ पर लावण्या और उससे 2 साल उम्र में कम एक पतला दुबला सा लड़का खड़ा हुआ था। पूरी झा फैमिली भी उन लोगों को देखने लगी और भविष्य अभिलाष जी लावण्या और उस लड़के को हैरानी से देखने लगे, जिसे देखते हुए ऋतिक गुस्से से उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से। लावण्या ऋतिक की बात पर उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुरा कर बोली, हमें डैड ने भेजा है। जिसे सुनकर ऋतिक लावण्या के बाद पास आकर उसके बाजू को कसकर पकड़ उसे बाहर की तरफ निकालते हुए बोला, तो अपने बाप से कहो मुझे उनके चमचे नहीं चाहिए। यह देखकर वहाँ पर खड़ा वो लड़का ऋतिक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, भाई। ऋतिक उस लड़के के हाथ को झटकते हुए बोला, डोंट टच मी। ऋतिक के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर वो लड़का घबरा जाता है और लावण्या की तरफ देखते हुए कहता है, आपने कहा था कि भाई हमसे मिलना चाहता है, लेकिन ये तो हमें निकाल रहा है, आप झूठ बोल रहे थे। लावण्या उस लड़के के पास उनसे बुरी तरीके से घूरते हुए, अपना मुंह बंद करके रखो पार्थ। इतना करने के बाद लावण्या ऋतिक से अपना हाथ झटके से छुड़ा अपने कदम फिर से अंदर की तरफ बढ़ाते हुए प्रकृति के सामने आकर बोली, हेलो भाभी। प्रकृति लावण्या के बाद फिर उसकी तरफ 2 मिनट देखने के बाद बोली, आप तो वही हो ना जो सारंग फैमिली के मैरिज फंक्शन को अटेंड करने आए थे, लेकिन आप मुझे भाभी क्यों कह रही हो? जिसके जवाब में लावण्या मुस्कुराती, क्योंकि मैं ऋतिक खन्ना की बहन हूँ, लावण्या ओबराय। नाइस टू मीट यू। वहाँ आपसे मिलना नहीं हो पाया, इसलिए आपके घर आकर आपसे मिल रही हूँ। जिसे सुनकर प्रकृति कन्फ्यूजन में ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं? ऋतिक प्रकृति की बात पर उसके पास आकर बोला, इन बकवास लोगों को इग्नोर करो। ऋतिक की बात सुन अभिलाष जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, बाकी सब तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे सवाल का जवाब देना होगा। अभिलाष जी की बात पर ऋतिक एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद बोला, मैंने आपको भी बकवास कहा और मेरी वाइफ से कहा कि वो आप लोगों को भी इग्नोर करे। जिसे सुनकर भास्कर थोड़े गुस्से से ऋतिक को देखते हुए बोला, तुम्हें सच में तमीज़ नहीं है बात करने की? ऋतिक भास्कर के गुस्से को इग्नोर कर प्रकृति की तरफ देख उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ चुपचाप बैठे रहो, किसी के सवाल को सीरियस मत लो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, सिर्फ मेरी बात सुनो, समझी? प्रकृति ऋतिक की बात सुन अपना सिर हिला देती है, जिसे देखते हुए अभिलाष जी खुद से बोले, क्या जादू करके रखा है मेरी बेटी पर इस घटिया आदमी ने? ये सोचते हुए अभिलाष जी लावण्या की तरफ देख कर आगे बोले, धर्म ओबराय की बेटी हो तुम, सही कहा ना? ऋतिक अभिलाष जी की बात सुनकर गुस्से से लावण्या की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे कहा ना मैंने, जाओ यहाँ से, किसी को ज़रूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पर। ऋतिक के गुस्से को देखते हुए लावण्या अपनी आंखें रोल कर अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, इतना गुस्सा बंद करो, फिर मुलाकात होगी, मिलने आती रहूँगी। इतना कहकर लावण्या वहाँ पर गिफ्ट बॉक्स पकड़ कर खरे गाइस की तरफ देखते हुए बोले, खरे खरे मुँह क्या देख रहे हो, हमारा सामान जाकर कॉफ़ी टेबल पर रखो, भाभी
सब कुछ खाएंगे तभी तो मेरे सुंदर सुंदर भतीजे को पैदा करेगी। जिसे सुनकर ऋतिक के दांतें आपस में कस गए। जब गार्ड अंदर आने लगे जिन्हें देखकर ऋतिक गुस्से से बोला, लेकर जाओ ये शव और खिलाओ डियो को ताकि थोड़ी लंबी उम्र जिंदा रहे। वो ऋतिक के गुस्से को देख कर पार्थ थोड़ा सा डरते हुए बोला, भैया आप पापा के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। जिसे सुन ऋतिक पार्थ को घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो इडियट। फिर गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, सुना नहीं तुम लोगों ने। जिस पर लावण्या गार्ड्स की तरफ देखते हुए, जाकर रखो अंदर, वो कुछ नहीं करेगा। गार्ड्स लावण्या के बात पर सारे गिफ्ट को ले जाकर अंदर रख देते हैं तो लावण्या एकदम से मुड़कर ऋतिक की तरफ देखती है, जहाँ पर खड़े रिवान से टकराते हुए उसके साथ ही नीचे गिर जाती है। रिवान जो कि अभी अभी वहाँ पर आया सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था, अचानक लावण्या के ऊपर गिरने से उसके दिल की तार झंझना जाती है और वहाँ पर वायलिन बजते हुए गाना चलने लगता है। मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर, अब प्यार की पहली नज़र, हाय ले गई दिल ले गई। अभी रिवान के दिल में ये गाना चल ही रहा था जब लावण्या उसे बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, कौन हो तुम? लावण्या की तेज आवाज़ को सुनकर रिवान अपने सेंस में आते हुए एकदम से लावण्या को खुद से दूर करते हुए बोली, मेरी छोरो, तुम ये बताओ तुम हो कौन जो मुझे गधा समझकर मेरे ऊपर चढ़ी चली आ रही हो? जिसे सुनकर लावण्या का चेहरा गुस्से से भर जा गया और रिवान के ऊपर से उठकर खड़ी हो खुद को साफ करते हुए बोली, तुम 2 कौड़ी के नौकर। लावण्या के बाद सुन रिवान उठकर खड़ा हो उसे घूरते हुए बोला, नौकर होगी तुम, तुम्हारा पूरा खानदान। मुझे नौकर कहने की कोशिश मत करो, मैं इस घर का मालिक हूँ। सेलोन रिवान की बात सुनकर उसके पास आकर बोला, अबे उतना ही फेंक जितना मैं कोई ट्रस्ट कर सके। तेरी शक्ल और इस घर का इंटीरियर बिल्कुल मैच नहीं करता। ये सुनकर रिवान का मुंह बन गया। वहीं लावण्या रिवान को बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, नौकर होकर मालिक को बनने के सपने तुम जैसे इडियट देखते हैं, इसलिए अपनी औकात में रहो। लावण्या के बात सुनकर ऋतिक उसे घूरते हुए, मेरी गार्ड्स को उनकी औकात बाद में दिखाना, पहले तुम अपनी औकात लेकर मेरे घर से निकलो। जिसे सुनकर लावण्या ऋतिक को एक तरफ देखने के बाद रिवान को घूरते हुए गार्ड्स के साथ वहां से चली जाती है। जिसे जाता हुआ देखने के बाद रिवान कन्फ्यूजन में ऋतिक से बोला, बॉस वो नकचढ़ी लड़की कौन थी? मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जिस पर सेल्वन रिवान को देखते हुए बोला, वो लड़की हमारे बॉस की छोटी बहन है। ये सुनकर रिवान हैरानी से ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, आपकी बहन है? मतलब कि खतरनाक है आपकी तरह? जिसे सुनकर भी ऋतिक इग्नोर कर देता है और प्रकृति के पास आकर कहता है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अभिलाष ऋतिक की बात सुनकर बोले, पहले हमारे सवालों का जवाब दो, कौन है वो लड़की? ऋतिक अभिलाष जी की बात सुन सिर घुमाकर उनकी तरफ देखते हुए बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके किसी भी सवाल के जवाब देने में जरा सा भी इंटरेस्टेड हूँ? ऋतिक की बात सुन अभिलाष उसे पूरी तरीके से घूरते हुए बोले, तुम्हें इतना घमंड किस बात का है ऋतिक खन्ना? ऋतिक अभिलाष जी के बात सुन बिना किसी भाव के बोला, छोटी उम्र से ही अपने फैसले खुद लेने का घमंड है मुझे, और मैं इस बारे में किसी को बताना जरूरी नहीं समझता। ऋतिक के बात सुनकर अभिलाष जी प्रकृति की तरफ देखते, प्रकृति तुम कुछ कहोगे इस बारे में? अभिलाष जी की बात सुन प्रकृति ऋतिक की तरफ देखने लगे और उसे देखते हुए मन में बोली, अगर पापा को कहा कि छोड़िए तो उन्हें बुरा लगेगा, और अगर ऋतिक से कुछ पूछा तो वो गुस्सा करेगा, मैं क्या करूं? यह सोचते हुए प्रकृति ऋतिक की तरफ देखकर बोली, मैंने आज से पहले तुमसे कोई सवाल नहीं किया तुम्हारी किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन मुझे ये नए रिश्तेदार बहुत अजीब लग रहे हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। वहाँ खड़ा विक्रम प्रकृति की बात सुनकर बोला, लावण्या ने बताया ना कि वो अब ऋतिक की बहन, और क्या जानना है? अभिलाष जी विक्रम की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, हम आधी अधूरी बातों पर यकीन नहीं करते। अभिलाष जी की बात पर ऋतिक एक नज़र उनकी तरफ देखने के बाद बोला, और मैं पूरी बात आपको बताने में दिलचस्पी नहीं रखता। इतना कहने के बाद ऋतिक विक्रम और आरू की तरफ देखते हुए बोला, मेरी सो कॉल्ड इन लॉ फैमिली कह रही है कि मेरी वाइफ की आज बेबी शावर है, इसलिए तुम लोग भी यहीं रुक जाओ और मैं शारंग फैमिली में इनवाइट कर देता हूँ। जिस पर विक्रम ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, वहाँ पर रिसेप्शन है इसलिए तुम्हें भी वहाँ चलना होगा, तो बेबी शावर का डेट हम कल के लिए फिक्स कर दे सकते हैं। विक्रम के बाद प्रभाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, उन लोगों के फंक्शन से हम लोगों को क्या लेना देना? ऋतिक एक नज़र भास्कर की तरफ देखने के बाद प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, प्रकृति हम शादी में गए थे ना, और अगर वो तुम्हारे बेबी शावर में नहीं है तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्योंकि हम उनके घर के सारे फंक्शन में जाते हैं। जिसे सुनकर प्रकृति अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, ठीक है हम बेबी शावर कल के लिए
पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ रिसेप्शन पर, थक गई हूँ मैं। ऋतिक प्रकृति की बात सुन अपना सिर हिला देता है और जहाँ फैमिली की तरफ देखते हुए कहता है लंच साथ में करेंगे। इतना कहकर ऋतिक स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। जाते हुए ऋतिक को एक नज़र देखने के बाद एना प्रकृति से बोली, आई डोंट लाइक योर हस्बैंड एट ऑल। एना की बात सुन प्रकृति हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, इट्स ओके भाभी, मुझे उनके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। जिसे सुनकर भास्कर प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, उस बदतमीज और आइडियल आदमी के साथ रहकर तुम भी उसकी तरह हो गई हो। प्रकृति भास्कर की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, संगति का असर है ना, बहुत जल्दी लगता है। प्रकृति के जवाब को सुनकर भास्कर अपने दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखने के बाद अभिलाष की तरफ देखते हुए बोला, पापा हम सीधा कल आएंगे, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। अभिलाष जी भास्कर की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए प्रकृति के पास आकर उसके सर को थपथपाते हुए बोले, कल आएंगे, अपना ख्याल रखना। प्रकृति अभिलाष जी के पास अपना सिर हिला देती है और झा फैमिली बाहर की तरफ चली जाती है। बाहर आने के बाद एना भविष्य और राजवीर के गाड़ी में बैठने के बाद अभिलाष जी भास्कर की तरफ देखते हुए बोले, मुझे वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभिलाष जी की बात के पीछे छुपे मतलब को समझते हुए भास्कर अभिलाष जी से बोले, जैसा भी हो हमारी प्रकृति का हस्बैंड है और वो उससे बहुत प्यार करता है, और क्या चाहिए। भास्कर के जवाब पर अभिलाष जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, उसका मेरी बेटी के ज़िंदगी से दूर चले जाना चाहिए। जिसे सुन भास्कर अभिलाष जी की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, लेकिन पापा प्रकृति प्रेग्नेंट है और इस टाइम पर एक लड़की को अपने पार्टनर का फुल सपोर्ट चाहिए होता है। अभिलाष जी भास्कर की बात को इग्नोर करते बोले, उसका गंदा खून भी मिटा दो। इतना कहकर वो जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहीं भास्कर का दिमाग शून्य पड़ चुका था। जिसे बाहर खड़ा हुआ देख भविष्य गाड़ी से बाहर सर निकालते हुए, डैड चलिए। भविष्य की आवाज़ सुनकर भास्कर अपने सेंस में आते हुए उसकी तरफ देख अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ आ रहे हैं। इतना कहकर भास्कर एक नज़र अभिलाष की तरफ देखने के बाद आकर गाड़ी में बैठ जाता है और उसकी गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।